हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर में कुछ डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है बेसिकली, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन एंगल, और उसका कोसाइन ले लो, दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल। अच्छा, कोई लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फा। पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय बीटा। और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो लाइन वो लाइन जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज डिनोटेड बाय यूजुअली गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, बेसिकली डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, पहली चीज। इसका यदि कॉस ले लो, लाइक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन कैसे डिनोट किया जाता है, तो कॉस अल्फा को जनरली एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, कॉस बीटा को एम से, एंड कॉस गामा को एन से। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि किसी लाइन के का यदि तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन पता है, किसी लाइन का यदि तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन पता है, ठीक है, और उसके अलोंग तुम्हें कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, देन यू कैन राइट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप। क्यों क्यों लिख पाते हैं ये, इसलिए ये लिख पाते हैं क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना आता है, 1। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी 1 होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया, है ना। अब इसी में मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूं। इस cos स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, इस cos स्क्वायर बीटा को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और इस cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, एंड दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली, तो ये क्या आ गया, 3 माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस 1 को इधर ले आओ और उस सबको उधर ले आओ, 2 बराबर sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। तो यहां से एक रिलेशन क्या है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वेयर अल्फा बीटा गामा एंड वेयर, ये भी जरूरी है, हमेशा नहीं, वेयर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए। ठीक है, क्लियर। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 एंड sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2। ठीक है, नोट कर लो यहां पे, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं एक दो। क्वेश्चन है, फाइंड थीटा इफ डायरेक्शन angles of a line are find theta if direction angles of a line are 30 degree, 60 degree and theta। ठीक है,
ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, तुम्हें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है? 1 है ना। तो ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है और ये गामा है, रख दो। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है? √3/2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। cos 60 हाफ स्क्वायर 1/4 और ये cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा और ये 1 आ गया बराबर 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इसका मतलब थीटा कितना होगा? 0। सॉरी, थीटा 90 डिग्री, नॉट 0, है ना। थीटा 90 आ गया, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थीटा इफ डायरेक्शन एंगल्स आर 60 60 एंड थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या है? cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा, गामा की जगह थीटा बराबर 1। तो 60 पे वैल्यू 1/2, तो 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया और इसको एज इट इज रहने दो, दैट इज 1। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया? ये इधर जाएगा तो 1/2, तो cos थीटा कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√2, है ना। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया? तो थीटा या तो π/4 और थीटा बराबर 3/4, या तो π/4 या 3/4, है ना। थीटा जो होगा हमेशा 0 180 के बीच में होगा, तो थीटा या तो π/4 या 3/4, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आ गई, है ना। अच्छा, एक केस और लेंगे, ठीक है। फाइंड थीटा इफ डायरेक्शन एंगल्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री एंड थीटा। ठीक है, ये कुछ इसको मिटा दो, तो क्या हो जाएगा इस पर? cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये √3/2 मतलब 3/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कितना आएगा? 5/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस 5/4, दैट इज बेसिकली माइनस 1/4। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 मतलब क्या कह रहे हो? cos स्क्वायर थीटा जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वो नेगेटिव आ गया, क्या पॉसिबल है? यहाँ से बेसिकली नो वैल्यूज ऑफ थीटा आर पॉसिबल, थीटा आर पॉसिबल, ठीक है। कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा पॉसिबल नहीं है यहाँ से, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। तो जो हमने 3 केस किया, 3 क्वेश्चन किया, तीनों अलग अलग केस था, उसी को भी हम नोट में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? तो नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन π/2, यानी दो एंगल का सम, अल्फा बीटा गामा मतलब कोई भी दो एंगल ले लेना, ठीक है। बट मैं लिखने के लिए सिर्फ पहले अल्फा बीटा ले लेना और गामा ले लेना। अल्फा प्लस बीटा
लेस देन पाई बाई 2 है, ठीक है। मतलब दो एंगल का सम, जो लास्ट केस मैंने दिया था थर्ड वाला, उसमें मैंने कितना कितना दिया था 30 और 45, वहां पे अल्फा प्लस बीटा का सम पाई बाई 2 से कम था 90 से, तो क्या आया वहां पे, क्या आंसर आएगा, देन कोई वैल्यू नहीं आई गामा की, देन गामा इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बेसिकली थर्ड वाला केस है। इफ अल्फा प्लस बीटा यदि पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, देन गामा कितना होगा, पाई बाई 2। ये फर्स्ट वाला केस। और सेकंड वाला जो केस था, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, देन टू वैल्यूज ऑफ गामा आर पॉसिबल, ठीक है। दैट इज टू पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया डायरेक्शन, एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री इन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं, है ना, तो ए डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें जब पोजीशन वेक्टर लिखता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, है ना, यदि पहले एक चीज समझ लो, यदि पी पॉइंट है और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी लिखना है, तो हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। तो अब मैं पी वेक्टर भी वैसे ही लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो पी वेक्टर मान लो से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p ही है, ठीक है, यदि ऐसे लिखें तो, ठीक है। मतलब बोल देंगे ये पॉइंट बोला जाएगा कि पोजीशन, अदरवाइज तो कोई भी वेक्टर हो सकता है ना। यदि ये बोला गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p और ऐसे लिख दिया गया है p वेक्टर बराबर दिस, मतलब ये पोजीशन वेक्टर तुम ब्रेक करो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1
ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x1 y1 z, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap और x2 y2 z2, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ है A और एक पॉइंट यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट कह सकते हो या वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, x1 y1 z1 और ये x2 y2 z। तो यदि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ मान लो ओरिजिन, ठीक है। तो ये बेसिकली OA वेक्टर होगा जो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और ये OB वेक्टर होगा, और से मुझे AB वेक्टर निकालना है ना। तो AB वेक्टर क्या होगा, तो AB वेक्टर यदि तुम निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। और ये मैं तुमको निकालना सिखा चुका हूं, तो x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये लिख सकते हैं। तो मुझे AB वेक्टर ये निकलता है, बट मुझे AB वेक्टर नहीं निकालना, मुझे डिस्टेंस AB निकालना है। मतलब डिस्टेंस AB क्या होगा, बेसिकली वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर होगा वही तो बेसिकली डिस्टेंस होगा बिटवीन A एंड B, यही मैग्नीट्यूड और ये बेसिकली डिस्टेंस, ठीक है। तो AB वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं ये मैं तुमको बता चुका हूं 2-3 बार, है ना। तो इस तरीके से हम AB वेक्टर निकाल सकते हैं। अब इसका डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकाल लेंगे, ये नोट हो गया। देखो एक पॉइंट और, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये लिख लियो ना, AB बराबर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। देखो AB वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो डिस्टेंस AB या मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x कंपोनेंट क्या है ये, इसका स्क्वायर, y कंपोनेंट क्या है, इसका स्क्वायर, और z कंपोनेंट क्या है, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा दो। तो तुम चाहे तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखो, ठीक है, या वेक्टर i j k लगा के लिखो, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बेसिकली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन A एंड B। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तुम्हें याद होगा डिस्टेंस फार्मूला, यदि एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2 है तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो वही तो z वाला तो वही एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट दिस प्लस अंडर रूट दिस प्लस अंडर रूट दिस, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, नोट कर लो। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट सेकंड बी डाल के लिख लो, इफ p वेक्टर बराबर से xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यदि i j k के फॉर्म में एक वेक्टर दिया हो और पूछा जाए उसका मैग्नीट्यूड, है ना, तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो प्लस z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। ये होता है हमेशा कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, x
का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड, मतलब वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, ऐसा नहीं। ये नोट कर लो पहले। यदि मान लो कि p वेक्टर बराबर दिस एंड q वेक्टर मान लो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, और तुमसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ pq वेक्टर, इस बार q वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, pq वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो ऐसा नहीं कि p का मैग्नीट्यूड अलग निकालो और q का मैग्नीट्यूड अलग निकालो और जोड़ दिया, ऐसा नहीं, पहले जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है वो वेक्टर निकालो, ठीक है। तो pq वेक्टर क्या होगा, तो फाइनल माइनस में इससे मतलब दिस माइनस दिस, तो क्या होगा a माइनस x b माइनस y एंड c माइनस z, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर से वही चीज, ये ऐसे लिखा मतलब ये i का है, ये j का है, ये k का है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस x का स्क्वायर प्लस b माइनस y का स्क्वायर प्लस c माइनस z का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है क्या। तो काफी बातें मैंने इस पे डिस्कस किया है ना, तो आई होप अब ये वाला पॉइंट तुम्हें इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो ये भी बेसिकली PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब PQ के बीच का डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यदि मैं करूं इसमें छोटा सा, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A 2 3 4 and position vector of B is -1 5 7, then find distance between B and A, इसके बीच का डिस्टेंस है। तो वेक्टर फॉर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो DA वेक्टर जो होगा वो हम लिख सकते हैं, है ना, क्या होगा डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कैसे लिखता है, दिस माइनस दिस, सॉरी BA वेक्टर मतलब A फाइनल B इनिशियल, तो दिस माइनस दिस, ठीक है क्या, यही तो होगा फाइन पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 3 3 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 7 माइनस 3, ये तो हो गया BA वेक्टर। यदि इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस पूछा गया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो इस वेक्टर का, तो वो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन का मतलब नहीं है, ठीक है ना, तुम सिर्फ कंपोनेंट लिखो 3 माइनस 2 माइनस 3 और बीच में प्लस साइन लगा देना, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 9 9 9 18 और 4 22, ये आ गया 22, ये हो गया आंसर। इतना यूनिट की तो डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक एप्लीकेशन देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्म, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, BC सेक्शन फॉर्मूला। 2D में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यदि एक लाइन है, ठीक है, से A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 और एक पॉइंट है जैसे P जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर y के साथ फिर z के साथ। तो ये कोऑर्डिनेट का यदि 3 मतलब 3D में बात करें कोऑर्डिनेट में तो ये कोऑर्डिनेट है, वेक्टर में बात करें तो ये क्या है पोजीशन है, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट होगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, तो यदि देखो मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ p निकालना है, p if it divides
इंटरनली। यदि इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। यदि इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस के कैप, बस ये काम करना है, ठीक है। तो यदि p इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये होगा मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। यदि एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है तो क्या करेंगे, तो नोट कर लो इसको पहले, तब फिर एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला माइनस साइन आ जाएगा पीछे का, है ना। ठीक है, तो देखो ये तो मैं क्या किया, कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दिया, है ना। यदि मुझे वेक्टर के टर्म में लिखना होता तो ये क्या है, ए वेक्टर, ये क्या है ए वेक्टर, और ये क्या है बी वेक्टर, मुझे निकालना क्या है बी वेक्टर। यदि वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो स्मॉल ए टाइम में क्या हो जाएगा, m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो नोटिस करो तो ये आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ p इफ इट डिवाइड्स एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है ये तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये सब तुम्हें आता है, उसी को मैं खाली वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में माइनस, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो इसी में मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ठीक है। तो मैंने क्या बोला तुमको, चाहिए भी लिख दो, से 2:2, तो 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस 3 टाइम्स a वेक्टर अपॉन 5, ये होगा ना। अब देखो कैसे करेंगे, 2 टाइम्स b वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप प्लस 3 टाइम्स a वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2 5। अब क्या करेंगे, i वाला i के साथ, तो 2i प्लस 6i, 3 2 6 प्लस 2 8i प्लस 3 2 6 और 15 21j कैप 0 प्लस 21k कैप अपॉन 5, ये हो गया। अब इसको तुमको इस टर्म में लिखना है 8/5 21/5 21/5, ठीक है। तो वेक्टर को कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट को वेक्टर में तुम इजीली कन्वर्ट करना सीख गए हो, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तुमको इसको x और उसके टर्म्स में लेना है, देखो तब भी निकल जाएगा, क्या होगा 2 2 into 1 प्लस 3 into 2 2 प्लस 3 into 2 6 अपॉन 5, फिर 2 into 3 प्लस 3 into 5 2 into 3 6 और 3 into 5 15 अपॉन, और 2 into 0 प्लस 3 into 7 21, देखो वही आ रहा है 8/5 8/5 21/5 21/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं वेक्टर में चाहो तो वेक्टर, कोऑर्डिनेट्स में चाहो तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को कब कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर को कैसे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, ये लो आइडिया, ठीक है, ओके, नोट कर लो।
ठीक है यहाँ पे। तो डी मिड पॉइंट फॉर, मिड पॉइंट में क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये ई है, ये 1:1 होगा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या होता है, ये ए का मतलब मान लो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और तुमसे पूछा क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो तुम क्या करोगे, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, वही 1 into दिस प्लस 1 into दिस अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली मिड पॉइंट फॉर, मिड पॉइंट मतलब ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर, नोट कर। नेक्स्ट सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट ई सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो लेट ए बराबर ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज शॉर्ट में ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बी का मतलब, अब ए वेक्टर का मतलब क्या है, कुछ आई कैप का कंपोनेंट होगा, कुछ जेड का, जे का कंपोनेंट होगा, कुछ के का, जैसे x1 y1 z1 लिखते हैं, x2 y2 z2 लिखते हैं, x3 y3 z3 लिखते हैं, और उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी वेक्टर, ठीक है। देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC is G vector is equals to A vector plus B vector plus C vector by 3, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, A plus B plus C by 3, तो वैसे ही तो जब इसको ऐड करो तो I वाला I के साथ ऐड होगा, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ, तो I का तीनों का by 3, J का तीनों का by 3, K का तीनों का ऐड by 3, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। नोट करो, उसको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ क्योंकि एक रिजल्ट है, कुछ यहाँ पे सीखोगे, ठीक है ना। या जैसे मैं ए को ए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, तो वैसे यदि तुम जी को जी वेक्टर से डिनोट करना चाहते हो तो ऐसे लिखो जी वेक्टर, ठीक है, एक ही चीज है। सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर मैंने जी वेक्टर से डिनोट किया है, एंड दैट विल बी बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय, ठीक है। ठीक है यार, तो देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अच्छा, सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ता है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, से दिस इज m, इसको स्मॉल m वेक्टर से लिखो, और मीडियन जो होता है बेसिकली अपोजिट साइड को, ये मिड पॉइंट होता है ना, तो ये 1:1 में डिवाइड करेंगे, तो इस m का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, m मतलब m वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो दैट इज b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन ये 1:1 सेक्शन फॉर्म है ना,
और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन पे लाया करता है, और सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये हो गया 2 ये 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर पता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेक्शन फार्मूला लगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ G G क्या होगा, तो 2 times m vector, 2 times m vector this plus 1 times a upon 2 plus 1, ठीक है। और m वेक्टर है क्या, तो m वेक्टर ये, तो 2 times m वेक्टर की जगह क्या लिख दोगे, b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 2 प्लस a वेक्टर अपॉन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन, that is basically a vector plus b vector plus c vector upon 3 4, ठीक है। तो देखो नोट कर लो यहाँ तक पहले। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि कभी भी मुझे, जैसे ये तो मैं अलग अलग चीज प्रूव कर रहा हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए कुछ मतलब कुछ जिसमें कुछ इस टाइप का यूज करना हो, जैसे हम लेंगे भी क्वेश्चंस, है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरीके से मान लेंगे। हमेशा ये नहीं लिखेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, कोऑर्डिनेट टाइप्स नहीं मानेंगे, ऐसे सिर्फ लिख देंगे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। यदि जरूरत पड़ा तो a वेक्टर बराबर क्या है, से a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर बराबर क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, c वेक्टर बराबर क्या है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना ही है इसको, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। तो जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा शायद जो भी कोलिनियरिटी, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, तो देखो फिर से मैं ये a से दिस इज b दिस इज c, a मतलब a वेक्टर, b मतलब b वेक्टर एंड c मतलब c वेक्टर, ठीक है। शॉर्ट में लिखने का ये तरीका, बार-बार a1 a2 i कैप a1 a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप c1 i कैप c2 j कैप c3 k, जो चीज i के साथ होगा, जो चीज वही चीज j के साथ होगा, वही चीज k के साथ होगा, तो इसलिए हम एक सिंगल टर्म ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है ना। तो क्या है कंडीशन बेसिकली कि AB वेक्टर ये वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, AC वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल्स टू ये पूरा वेक्टर। AB वेक्टर होगा क्या, B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या होगा, C वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर AC वेक्टर क्या होगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है, कि इन दोनों का डिस्टेंस प्लस इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो एक डिस्टेंस वाला कंडीशन है कि मॉड्यूलस ऑफ AB वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, ठीक है। तो ये तो मैं एक लोकेशन फिक्स कर दिया कि A यहाँ B यहाँ C यहाँ, यदि B इधर होता कहीं तो थोड़ा सा कंडीशन में चेंज हो जाता,
बी इधर कहीं होता तो वो फिर से थोड़ा सा कंडीशन में चेंज हो जाता, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बार भी यहाँ, एक बार भी यहाँ कर दो, एक बार भी यहाँ कर दो, तो बेसिकली तीन तरीके का केस हो जाएगा, एक ये और एक वो, तो तीन कंडीशंस तुम लिख सकते हो। तो तुम्हें बस समझ में आना चाहिए लिखा कैसे गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन तीनों कंडीशन लिखना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।